अब तक आपने सुना कि चंदर के मन में नारी जाति को लेकर जो विश्वास था वो पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि वो सुधा, बिंती या पम्मी किसी से भी बात तक नहीं करना चाहता था। इसी बीच चंदर और बिंती में कुछ बहस होता है। बिंती बहुत रोती है लेकिन चंदर बिल्कुल परवाह नहीं करता। कुछ दिन बाद बिंती अपने घर चली जाती है। अब आगे की कहानी सुनिए। चंदर अब एकांत चाहता था और वो चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वो हार भी जाए लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देवमूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमय पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था और बुद्ध शिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंट उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुद्ध शिकन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिंती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी लेकिन चंदन ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला। सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वो भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हो। बिंती के ब्याह को 15 दिन बीत गए थे। सुधा का एक पत्र आया। मेरी देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिंती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिंती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वो कुछ नहीं बताती। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है, वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फोटो खिंचवाऊंगी। वो दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कन्वोकेशन की फोटो खिंचवा कर जरूर भेजना। क्या तुमने बिंती को कोई दुख दिया था? बिंती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिंती को वहां छोड़ा था। मैं उससे दूर, माँ का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ ठीक है लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वो बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन वो मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में घबराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो? आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी, इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर की इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार,
सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती, लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी के चूहे पाले हैं। उनके पिंजड़े के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगे। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वो पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है और घंटियां बजने लगती है। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे, लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारा खत बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छिपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का डर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र, सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटा हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान। सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्वारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और क्वारी हिरनी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती के शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बटी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहना मत, अपनी जबान से स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, ये ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या कर रही थी? चंदर ने पूछा। योग साधना, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ देखे नहीं थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र बहुत सुना था, सोचा देखती आऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बर्टी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जीनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करवा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों।
एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से से जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बर्टी को कमरे से बाहर कर दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, मैं तो भूल ही गई थी। और उसने अपने जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकाल कर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वो बोली ये सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों, तो बोली इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वो औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या फिर उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले लेती हूँ। चंदन ने देखा कि वो अलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदन ने देखा पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में क्वारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार लौट आया है तुम पर। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर दिखने का, और परियों के कुंज से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छांव में एक नया संगीत सुना कपूर, मानसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा भी नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लूं तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासंदुलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजब सी लड़की है। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या लड़कियों के लिए प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुम्हें उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वो मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर होना चाहिए। अब लगता है ये सब एक भुलावा है। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है। वो जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल ही नहीं है, फिर भी वो मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। ये और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप ये देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो लड़की भी हिप्नोटाइज हो जाती, लेकिन वो एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतर संघर्ष की उलझन का नाम है। पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 बजे से मैटिनी है, आओ देख आए। मुझे कॉलेज जाना है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर। पम्मी चंदर को उठाकर बोली, मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी। मेरे मीठे सपने, तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने नरम मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वो क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक की गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर की गाल थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। 7 चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया।
ऊबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारों को सीपिया पलकों से झरने वाली दुधिया चांदनी ने धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्यम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था वहाँ तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हरसिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पम्मी के अदम्य रूप की छांव में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी।